नमस्ते प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपके कक्षा 8 के विज्ञान के तीसरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इस पूरे पार्ट में हम यही जानेंगे कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके गुणधर्म क्या हैं, इनके उपयोग क्या हैं। इसी प्रकार प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, इनके गुणधर्म क्या हैं, इनके उपयोग क्या हैं। इससे पहले आप रेशे के बारे में कक्षा 6 और कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। तंतु दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक तंतु, एक कृत्रिम तंतु। कृत्रिम तंतु को क्या कहते हैं? संश्लेषित तंतु या रेशा। देखो, प्राकृतिक तंतु किसे कहेंगे? प्रकृति से प्राप्त होने वाले तंतु या रेशा प्राकृतिक रेशे या तंतु कहलाएंगे। और जिनको मानव बनाए वो क्या कहलाएंगे? संश्लेषित तंतु या रेशे। जो प्राकृतिक तंतु हैं ये भी दो से प्राप्त किए जाते हैं, यानी पौधों से या जंतुओं से। तो इनके आधार पर भी इनको दो वर्गों में बांटा है, एक पौधों से प्राप्त होने वाले पादप तंतु, जंतुओं से प्राप्त होने वाले जंतु तंतु या रेशे। कक्षा 6 में आपने पादप तंतु पढ़े थे, जूट यानी पटसन, रुई यानी कपास। कक्षा 7 में आपने जंतु तंतु पढ़े थे, यानी जंतु रेशे जैसे ऊन, रेशम आदि। अब कक्षा 8 में पढ़ेंगे हम संश्लेषित रेशे, यानी ऐसे तंतु या रेशे जिनका निर्माण मानव ने किया हो, वो है संश्लेषित रेशे। अब इनके उपयोग, गुणधर्म, इन्हीं को पढ़ेंगे, इन्हीं के प्रकारों को जानेंगे। तो देखिए संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाने वाले रेशे संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो संश्लेषित रेशों को ही कृत्रिम तंतु या रेशा भी कह सकते हैं, या संश्लेषित तंतु या मानव निर्मित तंतु या रेशा या संश्लेषित रेशा। तो मनुष्यों द्वारा बनाए जाने वाले रेशे, हालांकि सभी मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन इनका उत्पादन यानी इनका निर्माण मनुष्य ही करता है। ये पूरी तरह से मानव निर्मित होते हैं। ये रेशे रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। इनके निर्माण के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे तंतु क्या कहलाएंगे? संश्लेषित रेशे, यानी मनुष्यों द्वारा बनाए गए रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। यानी मनुष्यों द्वारा रासायनिक पदार्थों के उपयोग से बनाए गए रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। ये बात कि हमने संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। एक पॉइंट है बहुलक, इसको देखिए। जितने भी रेशे या तंतु हैं वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होंगे, उन इकाइयों कहेंगे बहुलक। तो पहले इस पॉइंट को देखिए, बहुलक, इसे अंग्रेजी में कहेंगे पॉलीमर। अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक कहलाती है। बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती हैं जो बहुलक यानी पॉलीमर कहलाती है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली तथा मर से बना है। देखो, पॉलीमर की मीनिंग ये रही। इसमें देखो पॉली और मर, तो पॉलीमर दो शब्दों से बना है, पॉली और मर से। पॉली करते अनेक तथा मर करते भाग अथवा इकाई। तो इस प्रकार पॉलीमर यानी बहुलक कैसे कहेंगे? यानी अनेक भागों या अनेक इकाइयों से मिलकर बनने वाली एकल इकाई बहुलक कहलाएगी। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। तो बहुलक क्या होता है? यानी बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों के मिलने से एक बड़ी एकल इकाई बनती है, उसी को क्या कहते हैं? बहुलक, अंग्रेजी में पॉलीमर। उदाहरण देखिए, जैसे कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है, और सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। कपास भी क्या एक प्रकार का बहुलक है जो क्या कहलाता है? सेलुलोज। और सेलुलोज बहुत बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है, यानी बहुत सारी ग्लूकोज इकाइयां मिलकर सेलुलोज का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार कपास बहुलक का निर्माण होता है। तो इस पॉइंट को याद रखना कि बहुलक क्या है, बहुलक किसे कहते हैं, या समझाइए। इससे पहले हम जान चुके हैं संश्लेषित रेशे किसे कहेंगे। अब हम इनके प्रकारों को पढ़ेंगे। तो देखिए, संश्लेषित रेशों के प्रकार, हम इनके 4 प्रकार पढ़ेंगे। पहला है रेयॉन, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है एक्रिलिक, चौथा है पॉलिएस्टर। तो देखिए, पहला रेयॉन। रेयॉन काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। देखो, ये कैसे प्राप्त किए जाते हैं, इनके गुणधर्म क्या हैं, इनके उपयोग, केवल इतना ही जानेंगे। रेयॉन किससे प्राप्त किया जाता है? काष्ठ लुगदी से। काष्ठ यानी लकड़ी, तो लकड़ी की लुगदी पहले बनाई जाती है, उससे रेयॉन प्राप्त किया जाता है। अब किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, कौन सी विधि है, किस तरीके से, इसको हम विस्तार से नहीं जानेंगे, केवल इतना ही जानेंगे कि रेयॉन काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। रेशम के समान गुण होने के कारण इसे कृत्रिम रेशम कहते हैं। देखो, इसको मानव ने बनाया है, जबकि रेशम किससे प्राप्त हुआ है? जंतु से, रेशम कीट से।
तो इसे कृत्रिम रेशम कहेंगे, क्योंकि इसका निर्माण मानव ने किया है, लेकिन इसके जो गुण है वो रेशम के समान है। तो रेशम के समान गुण होने के कारण इसे कृत्रिम रेशम कहते हैं। यह रेशम से सस्ता होता है तथा इसे रेशम के रेशों के समान बुना जा सकता है। देखिए, जो रेयन है ये क्या है? मानव निर्मित रेशा यानी कृत्रिम रेशा। इसका निर्माण मानव ने किया है, तो क्या करेगा? बहुत सारी संख्या में इनका निर्माण कर लेगा। तो इनकी जो कीमत है, जो प्राकृतिक रेशा है रेशम, इसकी तुलना में कम है। तो ये रेशम से सस्ता होता है तथा इसे रेशम के रेशों के समान बुना जा सकता है, क्योंकि इसके गुण क्या हैं? रेशम के समान है। तो इसके फायदे हैं, हम इसे रेशम के विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। इनको हम कई प्रकार से रंग सकते हैं। रेयन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं तथा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाया जाता है। अब हम इनके उपयोग की बात करें तो रेयन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं और ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाया जाता है। तो रेयन के उपयोग क्या है? इससे बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं और कालीन या गलीचे बनाए जाते हैं। तो इसमें हमने जाना है रेयन क्या है, यानी रेयन किससे प्राप्त किया जाता है, इसके गुणधर्म कैसे हैं और इसके उपयोग अलग से भी लिख सकते हैं। यानी रेयन किससे प्राप्त किया जाता है, इसके गुणधर्म क्या हैं, इसके उपयोग क्या हैं। नहीं तो आप सीधा भी याद कर लें, बस याद ही करना है आपको। दूसरा मानव निर्मित रेशा देखिए, नायलॉन यानी संश्लेषित रेशा। नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था, यानी जो नायलॉन है यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था, जिसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। इसे याद रखना कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा था? नायलॉन। इसका पूरी तरह से निर्माण मानव ने किया। किसकी सहायता से? कोयले, जल और वायु से। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। एक पॉइंट ध्यान रखें, ये जो हल्का है इसको शुद्ध रूप से ऐसे लिखेंगे, हल्का। इसमें ल पूरा आएगा, आधा नहीं। तो जो नायलॉन रेशा है ये प्रबल यानी मजबूत होता है, प्रत्यास्थ होता है और हल्का होता है। प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे आपने किसी स्प्रिंग को खींचा, जैसे हम उस बल को छोड़ेंगे जो हमने खींचने में लगाया है, तो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। तो ऐसी वस्तुएं क्या रहेंगी? प्रत्यास्थ वस्तुएं। और ये गुण कौन सा है? प्रत्यास्थ। तो नायलॉन रेशा प्रबल यानी मजबूत, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। यह चमकीला और धुलने में सुगम होता है। यह चमकीला होता है और धुलने में सुगम होता है, यानी आसानी से धुल जाता है। अब इसका उपयोग देखिए, नायलॉन से जुर्राबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग यानी सोने वाला, बैग यानी थैला, तो इसे कहेंगे हिंदी में शयन थैला, पर्दे आदि का निर्माण किया जाता है। तो नायलॉन के उपयोग क्या है? जब नायलॉन के उपयोग पूछे तब आपको ये लिखने हैं कि नायलॉन से जुर्राबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग यानी शयन थैला, पर्दे आदि का निर्माण किया जाता है। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों निर्माण में किया जाता है। इस उपयोग को तो जरूर लिखना है कि जो नायलॉन है इसका उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों निर्माण में किया जाता है। जो पैराशूट में रस्से होते हैं और जो चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से होते हैं वो कैसे चाहिए? मजबूत। इसलिए उनके निर्माण में नायलॉन का उपयोग किया जाता है। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखना कि नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों निर्माण में किया जाता है। तो नायलॉन को भी आप 3 पॉइंट्स में पढ़ सकते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, इसके गुणधर्म क्या है, इसका उपयोग क्या है। तो नायलॉन के उपयोग ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना। तीसरा संश्लेषित रेशा है पॉलिएस्टर। इसे देखिए, देखो पॉली नाम में एस्टर, तो एस्टर की अनेक इकाइयों से बनेगा पॉलिएस्टर। तो देखिए पॉलिएस्टर रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। ये सपाट रहता है एवं सरलतापूर्वक धुल जाता है। देखो जो पॉलिएस्टर है, सीधे इसके गुणधर्म पढ़े हमने। पॉलिएस्टर रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं, ये सपाट रहता है एवं सरलतापूर्वक धुल जाता है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर भी कई प्रकार का है, तो इनमें एक है टेरिलीन। तो टेरिलीन एक लोकप्रिय
पॉलिएस्टर है जिसे महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। यानी जो टेरिलीन है इसे महीन रेशों में खींचा जा सकता है, इसे महीन रेशे बनाए जा सकते हैं, फिर इन्हीं रेशों से, इन्हीं तंतुओं से अन्य तंतुओं जैसे बुनाई की जा सकती है। अब देखिए ऐसे ही पेट यानी PET, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पॉलीएथिलीन टरथेलेट, एक पॉलिएस्टर है। तो PET एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार, जार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। तो PET यानी पेट एक पॉलिएस्टर है। इसे हमारा वाला पेट ना समझें, कहीं समझें कि हमारे पेट से बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार, जार बनाई जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए हमने पॉलिएस्टर में क्या जाना, इसके गुणधर्म। पॉलिएस्टर रेशे बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं, ये सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है। इसके दो उदाहरण जाने, एक टेरिलीन, दूसरा है PET यानी पेट। तो टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसे महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। दूसरा है PET यानी पेट, पॉलीएथिलीन टरथेलेट, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसे भी याद रखना। इस पॉइंट को भी याद रखना है, इसको हमने पहले छोड़ दिया था। देखिए पॉलिएस्टर यानी पॉली प्लस एस्टर, पॉली यानी अनेक, एस्टर इन एस्टर, तो एस्टर की अनेक इकाइयों से मिलकर बनेगा पॉलिएस्टर। तो देखिए एक रसायन एस्टर की इकाइयों के पुनरावृत्ति से बनता है। कौन? पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर एक रसायन एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर क्या एक रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करता है, इसे भी याद रखना। पॉलिएस्टर से निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जो पॉलिएस्टर से कपड़े बनाए जाते हैं ये पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट इन नामों से बेचे जाते हैं। जैसे पॉलीकोट जो होता है इसमें पॉलिएस्टर और साथ में कपास का उपयोग किया जाता है, और जो पॉलीवूल होता है इसमें पॉलिएस्टर और ऊन का उपयोग किया जाता है। तो पॉलिएस्टर प्लस कपास, इनसे बने वस्त्र क्या कहलाएंगे? पॉलीकोट, इसे याद रखना। और पॉलिएस्टर प्लस ऊन, इनसे बने कपड़े पॉलीवूल कहलाएंगे, इनको याद रखना। चौथा संश्लेषित रेशा है एक्रिलिक। एक्रिलिक को देखिए यह ऊन के सदृश दिखाई देता है। जो एक्रिलिक है ये ऊन के जैसा दिखाई देता है। प्राकृतिक ऊन से प्राप्त वस्तुएं महंगी, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। जो प्राकृतिक ऊन है यानी जो जंतुओं से प्राप्त होती है, उस ऊन से बनी वस्तुएं या कपड़े महंगे होते हैं, जबकि एक्रिलिक जो कि ऊन के जैसी है, इससे बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं, उसकी तुलना में कम महंगी होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं। जो एक्रिलिक से वस्तुएं बनती हैं ये अनेक रंगों में उपलब्ध होती हैं, इसे किसी भी रंग में रंग सकते हैं। ये अधिक टिकाऊ होते हैं, और एक्रिलिक से बनी वस्तुएं क्या होती हैं? अधिक टिकाऊ होती हैं। अभी तक हमने क्या पढ़े हैं? संश्लेषित रेशे और इनके कुछ प्रकार। अब देखिए एक पॉइंट है, इसे देखें। इस पॉइंट को देखिए, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। पॉइंट यह है कि हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, या ऐसा स्थान जहां आग हो या आग से संबंधित कोई भी काम हो वहां हमें संश्लेषित वस्त्र क्यों नहीं पहनने चाहिए। तो देखिए क्यों नहीं पहनने चाहिए। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत ही आपदाजनक हो सकता है। जो संश्लेषित रेशे हैं जैसे हम इन्हें गर्म करें तो ये पिघल जाएंगे, अगर इनमें आग लग जाए तो ये पिघल कर शरीर पे चिपक जाएंगे। तो देखिए कपड़ा पिघल जाएगा और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। देखो अगर वस्त्रों में आग लग जाए तो क्या हो जाएंगे? एक बहुत ज़्यादा पिघल जाएंगे और ये पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाएंगे। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। तो यही कारण है क्योंकि ये पिघल जाएंगे और शरीर से चिपक जाएंगे, इसलिए प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, या ऐसा कोई स्थान जहां आग हो या आग का खतरा हो वहां भी ये वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब देखिए संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, इन्हें भी याद रखें। अगर प्रश्न आए कि संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशों की तुलना कीजिए या संश्लेषित रेशों के गुणधर्म लिखिए, तब आपको ये लिखना है। तो देखिए
संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो उन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। परिधान सामग्री यानी वस्त्र, कपड़े आदि जो भी पहनने योग्य हैं। तो संश्लेषित रेशे विशेष गुणधर्मों वाले हैं। इनके गुणधर्मों को आप देखें। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र शीघ्र सूखते हैं तथा ये अधिक चलाऊ, आसानी से उपलब्ध और रखरखाव में सुविधाजनक होते हैं। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र बहुत जल्दी सूखते हैं, ये अधिक चलाऊ होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और रखरखाव में सुविधाजनक होते हैं। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्र की तुलना में कम महंगे होते हैं। जो संश्लेषित रेशे हैं, इनसे जो वस्त्र बनते हैं वो प्राकृतिक रेशों की तुलना में क्या होते हैं? कम महंगे। ये अनेक रंगों में रंगे जा सकते हैं तथा ये अधिक टिकाऊ होते हैं। जो संश्लेषित रेशे हैं, इन्हें अनेक रंगों में रंगा जा सकता है। ये अधिक चलाऊ होते हैं, अधिक टिकाऊ होते हैं। यही कारण है कि संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय होते हैं। देखो, यहाँ से प्रश्न कई प्रकार से आ सकता है। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म लिखिए। संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं, क्यों? समझाइए। या संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशों की तुलना कीजिए, तब आपको ये लिखना है। तो संश्लेषित रेशों से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जो संश्लेषित रेशे हैं वो पेट्रो रसायन से तैयार किए जाते हैं। तो देखिए, सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। जो पेट्रो रसायन है ये क्या होता है? पेट्रोलियम मूल के जो कच्चे माल हैं उसे क्या कहते हैं? पेट्रो रसायन। तो जितने भी संश्लेषित रेशे हैं ये पेट्रो रसायन से अनेक प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। वैसे इसको याद रखना था। पेट्रो रसायन को हम 5वें पार्ट में भी जानेंगे। यानी जो पेट्रोलियम मूल हैं इनसे जो कच्चे माल मिलते हैं इसे क्या कहते हैं? पेट्रो रसायन। तो अभी तक हमने संश्लेषित रेशे क्या होते हैं ये जाना है, इनके प्रकार और इनके कुछ गुणधर्म, साथ ही कुछ उपयोग भी जाने हैं। अब हम जानेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक क्या होती है, इसके प्रकार, गुणधर्म और उपयोग। तो देखें, आप देखिए, प्लास्टिक संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। बहुलक क्या होता है इसको तो आप जान चुके हैं, यानी छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती हैं जिसे बहुलक कहते हैं। तो संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी क्या है? बहुलक है। प्लास्टिक में इकाइयों की व्यवस्था रेखीय अथवा रेखबद्ध होती है। जो प्लास्टिक की इकाइयां हैं, क्योंकि ये बहुलक है, बहुलक में क्या होती हैं? इकाइयां। तो प्लास्टिक की इकाइयां या तो रेखीय व्यवस्था में क्रमबद्ध होती हैं या तो रेखबद्ध होती हैं। देखिए, रेखीय व्यवस्था में प्लास्टिक की जो इकाइयां हैं ये आपस में सीधी जुड़कर एक सीधी श्रृंखला बनाएंगी, इसे कहेंगे रेखीय व्यवस्था। और क्रॉसबद्ध व्यवस्था में प्लास्टिक की इकाइयां इस प्रकार आपस में जुड़ी रहेंगी, सीधी श्रृंखला बनाएंगे लेकिन ऊपर से नीचे भी बनेगी, इस प्रकार ये क्रॉसबद्ध व्यवस्था बनाएंगी। तो ये तो आपने प्लास्टिक की व्यवस्था देखी, रेखीय व्यवस्था और क्रॉसबद्ध व्यवस्था, जिसे रेखबद्ध व्यवस्था कहते हैं। अब देखिए प्लास्टिक की विशेषताएं, फिर इनके कुछ गुणधर्म जानेंगे, फिर इनके उपयोग। अब देखिए प्लास्टिक की विशेषताएं। प्लास्टिक की कौन कौन सी विशेषताएं? तो देखिए, पहला पॉइंट है प्लास्टिक को आसानी से सांचों में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। जो प्लास्टिक है इसको आसानी से सांचों में डाला जा सकता है। सांचों की विभिन्न जो भी आकृति होती है वही प्लास्टिक का हो जाएगा, इसलिए इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। यही कारण है कि प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध होती हैं। इसीलिए प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध होती हैं। इसका कारण क्या है कि प्लास्टिक की सभी वस्तुएं मिलती हैं और किसी भी आकार में आप ले सकते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक है इसे सांचों में ढाला जा सकता है। इसीलिए प्लास्टिक की दूसरी विशेषता है कि प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है तथा इसे पुनः उपयोग में भी लाया जा सकता है। तो हम प्लास्टिक का पुनः चक्रण भी कर सकते हैं, यानी इसे वापस भेज सकते हैं, दोबारा इससे नए सामान बनाए जा सकते हैं, या इसे पुनः उपयोग में भी लाया जा सकता है। जैसे एक बार प्लास्टिक का उपयोग कर लिया तो इसी पात्र को किसी अन्य काम में उपयोग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है प्लास्टिक को विभिन्न रंगों में रंगा जा सकता है। जो प्लास्टिक है इसे विभिन्न प्रकार के रंगों में रंगा जा सकता है। आपने प्लास्टिक की रंग बिरंगी वस्तुएं देखी होंगी। चौथा पॉइंट है प्लास्टिक को पिघलाया जा सकता है, क्योंकि जो प्लास्टिक है इससे नई वस्तुएं कब बनेंगी? जब इसको पिघलाएंगे, तो प्लास्टिक को पिघलाया जा सकता है। पांचवी विशेषता देखिए,
प्लास्टिक को बेलकर चादरों में बदला जा सकता है तथा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। देखो जो प्लास्टिक है इसको बेलकर चादरों में बदला जा सकता है तथा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। ये तो प्लास्टिक के कुछ गुणधर्म थे कि प्लास्टिक इसको किसी भी आकार में बदला जा सकता है, प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हो सकता है, इसे अनेक रंगों में रंगा जा सकता है, इसे पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चादरों में बदला जा सकता है तथा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। अब देखेंगे प्लास्टिक के प्रकार। अब देखिए प्लास्टिक के प्रकार हम दो प्रकारों में पढ़ेंगे, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, देखिए ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है तथा सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। यानी ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाए, जिसको आसानी से पिघलाया जा सके, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए पॉलीथीन, पीवीसी, ये किसके उदाहरण है, थर्मोप्लास्टिक की। पीवीसी क्या है, इसकी फुल फॉर्म देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या इसको वाइनल भी लिखते हैं, ये क्या है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इसका उपयोग देखिए थर्मोप्लास्टिक का उपयोग, इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के निर्माण में किया जाता है। जो थर्मोप्लास्टिक है इससे खिलौने बनाए जाते हैं, कंघियाँ बनाई जाती हैं और अनेक प्रकार के पात्र बनाए जाते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक क्या है, यानी ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से पिघल जाए, जिसका आसानी से रूप विकृत किया जा सके। इसके उपयोग क्या है, जैसे खिलौने, कंघियाँ और अन्य प्रकार के पात्रों के निर्माण में। और इसके उदाहरण पॉलीथीन और पीवीसी, इन्हें याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखिए दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, जो थर्मोप्लास्टिक है वो तो गर्म करने पर आसानी से पिघल जाती हैं, उनका रूप विकृत हो जाता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता है। तो देखिए ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिए जाने के बाद इन्हें ऊष्मा देकर भी नरम नहीं किया जा सकता, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। यानी एक बार थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को सांचे में डाल दिया जाए तो इन्हें बाद में ऊष्मा देकर, यानी इन्हें गर्म करके भी पिघलाया नहीं जा सकता, इन्हें नरम नहीं किया जा सकता। और ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे इसके उदाहरण देखिए बेकेलाइट और मेलामाइन, जबकि थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है पीवीसी और पॉलीथीन। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार पूछे जा सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक क्या है, उदाहरण से समझाइए, या थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर लिखिए। इनके उदाहरण भी आपको याद रखने हैं और इनके गुणधर्म भी। अब देखिए इनके उपयोग, पहले हम पढ़ेंगे बेकेलाइट का उपयोग, फिर पढ़ेंगे मेलामाइन का उपयोग। दोनों क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो उपयोग, बेकेलाइट का उपयोग बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में किया जाता है, क्योंकि बेकेलाइट ऊष्मा व विद्युत का कुचालक है। जो बेकेलाइट है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बिजली के स्विच बनाने में, विभिन्न बर्तनों के हत्थे बनाने में, क्योंकि जो बेकेलाइट है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। चूंकि बेकेलाइट ऊष्मा व विद्युत का कुचालक है, चूंकि विद्युत का कुचालक है इसलिए बिजली के स्विच बनाए जाते हैं, ऊष्मा का कुचालक है इसलिए बर्तनों के हत्थे बनाए जाते हैं। यही कारण है कि हम जब बिजली के स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो हमें कोई करंट नहीं लगता, क्योंकि विद्युत का कुचालक है, क्योंकि वो किससे बना है, बेकेलाइट से। और जिन बर्तनों के हत्थे बेकेलाइट के बने होते हैं, उस हत्थे को पकड़ने वाले हाथ गर्म नहीं होते। क्यों, इसका एक ही कारण है, क्योंकि वो बेकेलाइट से बना है, जो कि ऊष्मा का कुचालक है, वो ऊष्मा को हाथ तक नहीं जाने देगा। अब देखिए मेलामाइन का उपयोग। मेलामाइन का उपयोग फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने में किया जाता है। तो मेलामाइन का उपयोग कहाँ किया जाता है, फर्श की टाइल बनाने में, रसोई के बर्तन और विशेष प्रकार के कपड़े बनाने में किया जाता है। इस पॉइंट को देखिए, अभी हमने कपड़े को बहुत स्टार लगाया था, क्योंकि उससे विशेष प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं। तो देखिए मेलामाइन द्वारा आग प्रतिरोधी कपड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि मेलामाइन आग का प्रतिरोधक है तथा यह अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यही कारण है कि जो मेलामाइन है इससे आग प्रतिरोधी कपड़े बनाए जाते हैं। तो इसलिए इन कपड़ों को कौन पहनेंगे, जो आग बुझाने का काम करते हैं। तो इन पॉइंट्स को याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखिए प्लास्टिक के गुण, प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण या गुणधर्म। इसके 3 गुणधर्म पढ़ेंगे हम। पहला है प्लास्टिक अनाभिक्रियाशील है, यानी प्लास्टिक किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा। तो देखिए प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं। जो प्लास्टिक है ना तो जल से क्रिया करता है, ना ही हवा से।
प्लास्टिक का संचारण आसानी से नहीं होता है। जैसे आपने लोहे का, तांबे का, चांदी का संचारण पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप अगले पार्ट में पढ़ेंगे धातु और अधातु वाले में, उसकी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। तो प्लास्टिक का संचारण आसानी से नहीं होता है, इसीलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। यही कारण है कि आप प्लास्टिक के पात्रों में किसी भी प्रकार के पदार्थ का संचयन कर सकते हैं, वो इसमें खराब नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक ना तो जल से क्रिया करता है ना ही हवा से, और एक किसी के साथ भी क्रिया नहीं करता। तो प्लास्टिक क्या है? अनावक्रियाशील है। दूसरा गुणधर्म देखिए, प्लास्टिक हल्का, प्रबल एवं चिरस्थायी है। जो प्लास्टिक है ये कैसा होता है? हल्का और प्रबल यानी मजबूत है, एवं चिरस्थायी लंबे समय तक टिकने वाला यानी टिकाऊ है। तो देखिए प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी है एवं इसे विभिन्न आकारों एवं साइजों में ढाला जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों हेतु किया जाता है। जो प्लास्टिक है यह हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है और इसे विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग अनेक उद्देश्यों हेतु अनेक कामों में करते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। प्लास्टिक को उद्योगों में और घरेलू कार्यों में दोनों में ही व्यापक रूप से उपयोग में लिया जाता है। अब देखिए तीसरा गुणधर्म, प्लास्टिक का, प्लास्टिक कुचालक है। प्लास्टिक किसका कुचालक है? ऊष्मा का। और किसका कुचालक है? विद्युत का। देखिए प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, इसलिए प्लास्टिक का उपयोग बिजली के तार बनाने एवं खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे बनाने में किया जाता है। जो प्लास्टिक है यह ऊष्मा का भी कुचालक है और विद्युत का कुचालक है, इसीलिए प्लास्टिक का उपयोग बिजली के तार बनाने, खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे बनाने में किया जाता है। देखो आपने तार देखोगे, जो उनके अंदर वाला वायर है वो तो प्लास्टिक का नहीं बनेगा, क्योंकि वो कुचालक होगा तो विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन जो भारी आवरण है वो हम प्लास्टिक का बना सकते हैं। तो प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है और ऊष्मा का कुचालक है। यही कारण है कि बिजली के तार और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। तो अभी तक आपने प्लास्टिक के 3 गुणधर्म देखे। प्लास्टिक अनावक्रियाशील है, प्लास्टिक किसी के साथ क्रिया नहीं करता। दूसरा, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और मजबूत है तथा यह चिरस्थायी है। तीसरा है प्लास्टिक कुचालक है। किसका कुचालक है? ऊष्मा और विद्युत का। और इससे संबंधित इनके उपयोग भी देखे। अब प्लास्टिक के उपयोग देखिए, इन्हें ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला उपयोग है प्लास्टिक का स्वास्थ्य और देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। स्वास्थ्य देखभाल उद्योग यानी चिकित्सा में, जैसे दवा की गोलियों या टिक्कियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागों को बनाने में, सिरिंज के निर्माण में, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सकीय यंत्र बनाने में। जो प्लास्टिक है इसका उपयोग देखो कहाँ कहाँ होता है। जो दवाई की गोलियां हैं इन्हें पैक करने हेतु इसी का उपयोग होता है। जो घावों को सीने हेतु धागे चाहिए वो धागे भी किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के। और जो सिरिंज है इसका भी निर्माण प्लास्टिक से ही किया जाता है। चिकित्सकों के जो दस्ताने होते हैं ये भी प्लास्टिक के बने होते हैं। और जो अनेक प्रकार के चिकित्सकीय यंत्र होते हैं वो भी किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के। तो प्लास्टिक का उपयोग स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक रूप से होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक पात्रों का। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्रों को प्रभावित नहीं करती है। उसमें इतनी ही ऊष्मा उत्पन्न होती है कि वो खाद्य पदार्थ को या भोजन सामग्री को पका दे, लेकिन वो प्लास्टिक पात्र को ना तो पिघलाएगी ना ही उसे प्रभावित करेगी। तो माइक्रोवेव ओवन में भी प्लास्टिक पात्रों का उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग देखिए, टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। तो टेफ्लॉन क्या एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर ना तो तेल चिपकेगा न ही जल, इसीलिए भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। कौन? टेफ्लॉन। कि ऐसे पात्रों का उपयोग कहाँ करते हैं? भोजन पकाने वाले पात्रों के रूप में, जिस पर ना तो तेल चिपकेगा ना ही जल। चौथा देखिए, अग्नि से प्लास्टिक, यानी ऐसी प्लास्टिक जो अग्नि को सह सके, उसमें सहन करने की क्षमता हो। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्रों या परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत
चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है, क्योंकि मेलामाइन आग का प्रतिरोधक है। इससे पहले हम मेलामाइन का उपयोग देख चुके हैं। दोबारा देखिए, जो आग बुझाने वाले कर्मचारी हैं इनके वस्त्रों पर या कपड़ों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है, क्योंकि जो मेलामाइन है आग का प्रतिरोधक है। इसमें आग को सहन करने की क्षमता होती है, इसलिए यह आसानी से नहीं पिघलेगा और आग बुझाने वाला सुरक्षित रहेगा। इसलिए अग्निशय प्लास्टिक यानी जो मेलामाइन है इसका उपयोग कहाँ करते हैं? आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़े बनाने में। तो प्लास्टिक के इन उपयोगों को याद रखना। जैसे पहला है स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में या चिकित्सा में, दूसरा है माइक्रोवेव ओवन में, तीसरा है टेफ्लॉन प्लास्टिक, इसका चौथा है अग्निशय प्लास्टिक यानी मेलामाइन प्लास्टिक का उपयोग। तो इनको याद रखना। अब इन पॉइंट्स को देखिए, दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक है जैव न्यूनीकरणीय, एक है जैव अनिर्वनीकरणीय। एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जीवाणु द्वारा अपघटन हो जाता है, उन्हें कहेंगे जैव न्यूनीकरणीय, और दूसरे वो पदार्थ हैं जिनका जीवाणु द्वारा अपघटन नहीं होता है, उन्हें कहेंगे जैव अनिर्वनीकरणीय। तो देखिए, जैव न्यूनीकरणीय ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव न्यूनीकरणीय कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनका जीवाणु द्वारा अपघटन हो जाता है जैव न्यूनीकरणीय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, सब्जी, फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन। देखो, बचा हुआ भोजन हो चाहे पूरा एक भोजन हो, ये जैव न्यूनीकरणीय है। कागज, सूती कपड़ा, लकड़ी, ऊनी वस्त्र, ये सब क्या है? जैव न्यूनीकरणीय के उदाहरण हैं। इनमें किसी को कम समय लग सकता है अपघटित होने में, किसी को अधिक समय। जैसे जो सब्जी हैं, फलों के छिलके हैं, इनको अपघटित होने में कम समय लगेगा। जैसे कागज है, ऊनी वस्त्र हैं, इनको अधिक समय। तो ऐसे पदार्थ जिनका अपघटन हो जाए जीवाणु द्वारा जैव न्यूनीकरणीय कहलाएंगे, और इनके विपरीत जैव अनिर्वनीकरणीय। तो इनको देखिए। अब देखिए, जैव अनिर्वनीकरणीय ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते जैव अनिर्वनीकरणीय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, टिन, एल्युमिनियम व अन्य धातुओं के डिब्बे, प्लास्टिक थैलियाँ, ये सब क्या हैं? जैव अनिर्वनीकरणीय हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनका जीवाणु द्वारा अपघटन नहीं होता है जैव अनिर्वनीकरणीय कहलाते हैं। तो धातुएं और प्लास्टिक ये जैव अनिर्वनीकरणीय के उदाहरण हैं, इनका जीवाणु द्वारा अपघटन नहीं होता है। हालांकि कुछ नए विशेष प्रकार के जीवाणु आजकल खोजे जा रहे हैं जिनमें प्लास्टिक को पचाने वाले एंजाइम मिलते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो प्लास्टिक को वो पचा सकेंगे। लेकिन जो प्लास्टिक अभी तक आपको यही याद रखना है कि ये क्या है? जैव अनिर्वनीकरणीय, इसका जीवाणु द्वारा अपघटन नहीं होता है। तो इस पॉइंट को याद रखना, जैव न्यूनीकरणीय को और जैव अनिर्वनीकरणीय को, इनमें अंतर पूछ सकता है, उदाहरण सहित इनकी परिभाषा को पूछ सकता है। अब इस पॉइंट को देखिए, प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं है, समझाइए। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, प्लास्टिक जलाने पर अधिक मात्रा में विषैली धूम या धुआं उत्सर्जित करता है जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है तथा यह जलने में अधिक समय लेता है। जो प्लास्टिक है इसको जब जलाएंगे तो विषैला धुआं छोड़ता है जिससे क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण, तथा यह जलने में अधिक समय लेता है। अब इसको जला नहीं सकते, इसको जलाने के नुकसान है। अब प्लास्टिक को इधर उधर फेंकने पर इसके कचरे के ढेर लग जाते हैं। जलाएंगे नहीं, इधर उधर फेंकेंगे तो इसके कचरे के ढेर लग जाएंगे जो कि नालियों को अवरुद्ध कर सकती हैं और पशुओं के लिए हानिकारक हैं। प्लास्टिक को इधर उधर फेंकें तो इसके ढेर बन जाएंगे, कचरा गंदगी फैलाएगा, नालियों को अवरुद्ध करेगा और पशुओं के लिए हानिकारक है। कई पशु इसे खा जाते हैं जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है, जैसे कि गाय या सुअर। प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, अर्थात यह जल्दी से अपघटित भी नहीं होता है। जो कुछ प्लास्टिक हैं जिनका अपघटन होता है उनका भी अपघटन जल्दी से नहीं होता, बहुत अधिक समय लगता है, जबकि सामान्यतः प्लास्टिक का अपघटन नहीं होता है। इसीलिए यह यानी प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं है। तो प्रश्न था प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं है, समझाइए। तब आपको ये लिखना है 3 पॉइंट से कि प्लास्टिक को जलाने पर विषैला धुआं निकलता है जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है तथा जलने में अधिक समय लेता है, इसलिए हम इसे जला नहीं सकते। दूसरा, प्लास्टिक को इधर उधर फेंकने पर कचरे के ढेर लग जाएंगे, कचरा फैलेगा, गंदगी फैलेगी, नालियों को अवरुद्ध कर देगा, उसका पानी बाहर आएगा, इससे रोग फैलेंगे। दूसरा, ये पशुओं के लिए हानिकारक है, कई पशु इसे खा जाते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है।
तीसरा पॉइंट ये था कि प्लास्टिक अपघटित नहीं होता भी है तो बहुत ज़्यादा समय ले लेता है। यही कारण है कि प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं है। तो इस पॉइंट्स को भी याद रखना। अभी हमने पढ़ा प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं है। अब इसका समाधान देखिए, क्या समाधान है। जब ये प्लास्टिक पर्यावरण का हितैषी नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। जितना संभव हो सके उतना ही प्लास्टिक का कम उपयोग करिए। दूसरा पॉइंट है प्लास्टिक के स्थान पर, देखो यहाँ पर लगाना आपको, प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे को प्रयोग में लाइए। ये लाइन थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, इसे सही कर लेना कि प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने पात्र भोजन रखने के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तीसरा है कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग करिए। जो प्लास्टिक है इससे जो थैलियाँ उपयोग में लाई जाती हैं, इनके विकल्प हम चुन सकते हैं कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग करके। तो जब भी बाजार जाएं, बहुत ज़्यादा सामान लाना हो तो हम प्लास्टिक की थैलियों की जगह किन का उपयोग कर सकते हैं, कपास का या जूट के बने थैलों का। चौथा पॉइंट है प्लास्टिक अवशिष्ट को एकत्रित कर इसका अलग से निस्तारण करना। यानी जो प्लास्टिक का कचरा है इसे अलग से इकट्ठा कर लें, फिर इसका अलग से निस्तारण कर दें। पांचवा पॉइंट है फाइबर सिद्धांत को अपनाइए। फाइबर सिद्धांत क्या है, देखिए इसमें 5 पॉइंट हैं। पहला है इनकार करना, मना करना। दूसरा है रेड्यूस यानी इसका कम उपयोग करना। तीसरा है रीयूज यानी पुनः उपयोग करना। चौथा है रिपर्पज यानी पुनः प्रयोजन में यानी काम में लाना। और पांचवा है रिसाइकिल यानी इसका पुनःचक्रण करना। अगर आप फाइबर सिद्धांत को अलग से जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। तो प्लास्टिक के ये समाधान है कि ये पर्यावरण का हितैषी नहीं है, तो हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो ये 5 पॉइंट्स थे, इन्हें हमने देख लिया है, इनको भी याद रखना। इस पॉइंट को देखिए, नोट कचरों के ढेर पर खाद्य अवशिष्ट खाने के प्रक्रम में पशु विशेषकर गायें खाद्य के साथ पॉलीथीन थैलियां और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल जाते हैं, जो इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंट्रोल उत्पन्न करते हैं अथवा आमाशय का स्तर बनाते हैं और अंततः उनकी मृत्यु हो सकती है। यानी होता क्या है, जो हम पॉलीथीन थैलियाँ इधर उधर फेंकते हैं, अभी अपघटित तो होती नहीं है, ये बस गंदगी फैलाएंगी, कचरे के ढेर इकट्ठा करेंगी, जमा करेंगी, कचरे के ढेर बनाएंगी। तो इनके साथ कुछ खाने की सामग्री भी हो सकती है, खाद्य अवशिष्ट हो सकता है। तो इन खाद्य पदार्थों को, सामग्री को खाने के प्रक्रम में कुछ पशु विशेषकर गायें इनको खा जाती हैं। किसको, इस खाद्य अवशिष्ट को या खाद्य सामग्री को। इनके साथ ही ये पॉलीथीन थैलियों को भी निगल जाती हैं। तो ये इनके श्वसन तंत्र में अवरोध उत्पन्न करता है अथवा आमाशय में पहुंचकर एक स्तर बनाता है और उसमें ये जमा होते रहते हैं। इससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसीलिए हमें पॉलीथीन थैलियाँ इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए, कचरे पात्र में एकत्रित करके इनका उचित निस्तारण और निपटान करना चाहिए। तो इस पॉइंट के साथ ही आपका तीसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम किसी और चैप्टर की वीडियो लाएंगे, उसे भी देखना। अगर आपको अभी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बच्चों मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।